321 स्पाइन कंपनी, क्या ढूंढना है पहले वो चेक कर लेते हैं. Evaluate whether on financial Sorry. grounds spine company should finance the expansion with debt or equity. Okay. Spine company is looking to spend 15 million to expand its existing business. The expansion is expected to increase the profit before interest and tax by 20%. Recently, the recent financial information relating to the spine company can be summarized as follows. ये पूरी उनकी information दी गई है. Spine company is not sure whether to finance the expansion with debt or equity. If debt is chosen, the company will issue 15 million of 8% loan notes at a nominal value of 100 per loan note. Okay, so interest 8 का बैठता है. If equity is chosen, the company will have a 144 rights issue at a 20% discount to the current market price 6.25. Spine company has 12 million shares in issue. The company pays corporation tax at 30,000. Okay. Okay. Grounds. ठीक है. तो इधर हमें प्रॉफिट ऑफ द ईयर पी रेशियो ढूंढने का है क्या? हमें ना उन्होंने बोला है ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, तो हमें सभी मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेशियोज फाइंड आउट करने हैं. तो पहले सीधा इससे करेंगे कि ठीक है, फाइनेंस. एग्जिस्टिंग वाला पहले ढूंढते हैं क्या? हाँ. एग्जिस्टिंग पी रेशियो है ना? दिया गया है. नहीं, मैं पूछ रही हूँ एग्जिस्टिंग वाला भी ढूंढना है या ढूंढे क्या हम आगे के रेफरेंस के लिए? आई थिंक सो. मैं तो ढूंढ देता हूँ करंट. तो सबसे पहली बात तो सारे के सारे ये वाला पहले लिख देते हैं. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मैंने लास्ट टाइम इन लोग का ना वो जब ये सम किया था, मैंने इनका स्ट्रक्चर हम्म। देख रहा था कि ये लोग कैसे इस चीज को करते हैं. तो ये लोग ओके। प्रेजेंट भी ना ऐसे करते हैं कि व्हाट दे डू इज दे मेक 3 कॉलम्स. करंट, इक्विटी एंड डेट. कि मतलब अगर करंट रेशियो से जाएंगे तो कैसा रहेगा, इक्विटी से जाएंगे तो कैसा रहेगा, और डेट से जाएंगे तो कैसा रहेगा. बट दे डू इट साइड बाय साइड ओनली. मैंने लास्ट टाइम दो अलग अलग बना के, और वो मेरा ना ऑलमोस्ट ये जो आई थिंक रोज है ना ऐसे, तो ये मेरा हाँ। ऑलमोस्ट आई थिंक 200 तक गया था. ओके। तो वो बहुत खराब था, तो दिस इज मच बेटर. कॉर्पोरेशन टैक्स at the rate of 30%. इतना जीरो पे पहले करंट ईपीएस। Expansion is expected to increase the profit before tax by 20%. करंट ईपीएस के ईपीएस कैसे करते हैं? अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर प्राइस ना?
करंट ईपीएस, अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर प्राइस। हाँ नहीं, करंट डिविडेंड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ना। नंबर ऑफ शेयर, सॉरी, हाँ। ओके, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है ना यहाँ पे। नहीं, दिया। अगर हम इक्विटी से फाइनेंस करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल चार्जेस तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, है ना। तो ईपीएस सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, जैसे फिजा ने बोला। ईपीएस का फॉर्मूला इज अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये मेरा अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने थे। 12 million था एग्जिस्टिंग शेयर। नहीं, एक मिनट। हाँ, राइट राइट राइट, 12 मिलियन एग्जिस्टिंग शेयर्स। और कौन सा रेशियो आएंगे करेंट कि ईपीएस यहाँ हो गया, पे एनडी फाइनेंस के हो टाइम पे गया। अपने को नए शेयर्स आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ईपीएस ऐसे का वैसे लिख दिया। अच्छा हाँ, ये तो इन थाउजेंड्स है। पीई रेशियो, पी रेशियो में दिया गया है कि यहाँ पे कहीं पे मुझे नहीं लगता दिया गया है नहीं, डायरेक्टली तो। वो भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे शेयर प्राइस दी गई है 6.25, तो हम वो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। 6.25 डिवाइड बाय ईपीएस। 6.25 डिवाइड बाय 0.7467। तो मैंने ऐसा किया क्योंकि अरे नहीं, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता ना। एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये मैंने ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी। फिर मैं एक और चीज निकाल सकता हूँ, डेट अपॉन इक्विटी। देन लास्ट चीज यहाँ पे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर, ये भी ये एक्चुअली टाइम्स में आएगा। ये भी चीज ना टाइम्स में आएगी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। ओके। Buying company is not sure whether to finance the expansion with debt or equity value. If debt is chosen, company will issue 15 million of its 8% loan notes at a nominal value of 100 per loan note. एग्जिस्टिंग 12 million था, हम लोग ने 15 million रेस किया, राइट? तो टोटल होगा 27 million ना। नहीं, राइट शेयर से रेस किया ना, ठीक है, सॉरी। मैं
नेक्स्ट वन ये भी हो गया। इक्विटी चोजन द कंपनी विल हैव अ 144 राइट्स इशू। मैं यहाँ पे टीआरपी फाइंड आउट कर लेता हूँ। 144 राइट्स इशू अगर होगा, मेरे 4 की वैल्यू आ रही है 6.25। डिस्काउंटेड प्राइस मेरा कितना है 20%, तो यानी कि इसका 80%। हम जितनी बार भी पी रेशो निकाले गए हो, हम्म। उसमें हम मार्केट प्राइस 6.25 ही ले गए ना। एक्चुअली अपन जब टीआरपी कर रहे हैं तो अपने को टीआरपी आ रहा है 6 बराबर है। हम्म एंड दैट इज थियोरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस, यानी कि राइट्स प्राइस करने के बाद की वैल्यू, राइट। एक्स राइट्स प्राइस होते हैं 6। तो मेरे हिसाब से शायद हम खाली इक्विटी के केस में ना 6 को हम्म अपना मार्केट वैल्यू लेंगे, और ईपीएस अपना जो आया रहेगा उसको लेंगे। सो माय मार्केट वैल्यू इज 6 डिवाइड बाय ईपीएस, मुझे मिलना चाहिए। माय ईपीएस नाउ वुड बी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक रहेगा। 15 मिलियन। नहीं, अगर मेरे पास पहले 12,000 थे तो अब मैंने और इसमें और कितने तीन इशू बड़ा। किए, बस टोटल हो गए 15। मेरा ईपीएस जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 15। तो मेरे को ये आ गया मेरा पी रेशियो। अच्छा, इसके वाले केस में ना आई थिंक डेट वाले केस में सेम रहेगा जैसे तूने बोला 6.25। हाँ, डेथ वाले इसमें। हाँ, शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस ढूंढना है बराबर। तूने क्या बोला, टीआरपी क्या आ रहा है देखो। 6। यार मैं क्या फालतूगिरी कर रही हूँ। एक ब्रैकेट नहीं लगाने की वजह से पूरा सम का सत्यानाश हो सकता है, याद रखना। क्या? एक ब्रैकेट नहीं लगाया तुमने, इसकी वजह से पूरा ओके, दर्द हो गया। क्या डायलॉग मार रही है। चल, भी हो गया, शेयर्स भी हो गए। और कौन सा रेशियो फाइंड कर सकते हैं? मैंने तो इंटरेस्ट कवर भी फाइंड आउट किया। ईपीएस और पी रेशो, इंटरेस्ट कवर कैसे किया? अर्निंग्स अपॉन इंटरेस्ट ना, हाँ हाँ ठीक है, वो भी कर सकते। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट की बात के बाद earning। एक मिनट, मेरे को अब तक इक्विटी से नहीं आया है। ओके ओके, कर ले। अह, मेरा कुछ तो गलत हो रहा है किधर, तो पता नहीं क्या। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बाय, देखो रिवाइज्ड अर्निंग्स कितना आया। रिवाइज्ड अर्निंग्स माने इक्विटी से करने के बाद ईपीएस। हाँ हाँ, अर्निंग्स नहीं नहीं, सिर्फ अर्निंग्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, फ्रॉम इक्विटी आई गॉट 10,785.6। हाँ, मैंने एक्चुअली टैक्स 40% ले लिया गलती से, माय मिस्टेक। मैं तो गलतियां भी ऐसे कर रही थी, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल मेरे को ये 4 रेशियोज मिले हैं। चेक कर लेते हैं। अच्छा, और evaluate on financial grounds, fine company should finance the expansion with debt or equity। अगर इक्विटी से करेंगे तो क्या क्या हो रहा है? पहली बात तो इंटरेस्ट कवर रेशियो बढ़ रहा है, ई रेशियो ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, ईपीएस थोड़ा बहुत कम हो रहा है। अगर डेट से करेंगे तो डेट कम हो रहा है, सॉरी ईपी डेट डेट से करेंगे तो ईपीएस बढ़ रहा है, पी रेशियो कम हो रहा है,
डेट अपॉन इक्विटी क्रिएट हो रहा है और इंटरेस्ट कवर इज फॉलिंग टू 11% ऑलमोस्ट। 8 पॉइंट, मेरे को 8.69 आ रहा है पी रेशियो में। क्या मिस्टेक कर रही हूँ मैं? 8.69 पी रेशियो, हम्म हम्म, पता नहीं यार तो। just divide by 15 million, correct? But actually, rights issue is not 719. enough, you know. Rights issue might not be able to fulfill the entire thing. बट डिस्कस करने के लिए तो सिस्टमैटिक इसका है, लेकिन इवैल्यूएट वेदर मतलब हम फिर लिख नहीं सकते क्या? If I had to write, I can write कि rights issue will be cheaper and will not be able to finance the debt and will not be able to finance the entire amount that the debt can finance. Um, or debt finance will be expensive given that interests are being paid regularly on timely basis. के बाद क्या चेक करते हैं आंसर फाइन कंपनी। डिस्कस है, कहाँ है तू? फाइनेंसिंग बाय डेट, वाओ मैंने वापस थियरी में दिया है चीज को। रिवाइज डीपीएस 8.29, 8.29, करंट पी रेशियो 8.37 टाइम्स। वो भी क्या तेरा चेकिंग, हाँ करंट मतलब मैंने ये बोला है सिर्फ। करेक्ट आया? 8.37, एक मिनट। रिवाइज रिवाइज share price is 8.37, and then they have multiplied it by 8.29, which is the EPS, in order to find out the share price. Wow, that's amazing. Actually इन्होंने पता है इस सब में कहीं तो बोला रहेगा कि पी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, या अगर बोला नहीं है तो आई थिंक ये अपने को अज्यूम करके चलना है कि पी रेशियो ना कांस्टेंट रहेगा। तो अपन ने जो इतना एक सब बात किया ना बोलूं? पी रेशियो के लिए, वो नहीं करना था। नहीं करना है। If PE ratio is assumed to be constant, तो क्या होगा अगर हम पी रेशियो को कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे, तो हमें हमारी एक फिफ्थ चीज मिलेगी विच इज कॉल्ड एज द शेयर प्राइस। ये जो हमें मिली थी 6 और ये सब, ये हमारी मार्केट प्राइस थी। लेकिन उन्होंने बोला कि हम अपने को पी रेशियो को कांस्टेंट रख के चलना है। अपन पी रेशियो को कांस्टेंट रख के चलेंगे और अगर हमारे पास ईपीएस है, यानी कि इसका मतलब है कि वो हमसे शेयर प्राइस निकलवाना चाहते हैं। शेयर प्राइस निकलवाने के लिए वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, देखो मतलब इसको और इसको, तो मैं ई ही कर देता हूँ सो दैट। वेट वेट वेट, परफेक्ट। मेरा सिर्फ ईपीएस ही करेक्ट आ रहा है, तो परफेक्ट क्या बोल रही है? क्योंकि वो ही एक चीज है जो करेक्ट आ रहा है मेरा। पी नहीं नहीं, रेशियो तेरे कुछ को लोग ने अज्यूम करके मेंशन रखा चलना है तो कि उसकी वजह पी से रेशियो गलत तेरा गया। कांस्टेंट है। तेरा करंट रेशियो तेरा पी रेशियो है, ऐसा तुझे अज्यूम करके चलना है। और फिर तेरे को तेरा शेयर प्राइस निकालना है। तेरे को तेरा पी रेशियो मिला, तो पी रेशियो इंटू शेयर योर प्राइस तो ईपी आ गया बराबर। 6.0 एंड 6.935। यहाँ पे मुझे अपने को इतना शेयर प्राइस 6.25 दिया हुआ था। हमने एक्चुअली पहले सब में क्या किया था फिजा, हमने अज्यूम किया था कि शेयर प्राइस हमारा कांस्टेंट है, उसके और उसके मुताबिक हमने हमारा पी रेशियो फाइंड आउट किया था। इन्होंने क्या बोला है कि हाँ सॉल्यूशन में बोला है कि पी रेशियो को कांस्टेंट अज्यूम करके चलो, फाइंड आउट योर शेयर प्राइस एंड देन कंपेयर योर करंट ईयर शेयर प्राइस टू योर सेकेंड ईयर शेयर प्राइसेस एंड डिटरमाइन कि तुम्हारा बेटर कौन सा है रेशियो। तो यहाँ पे जो हमारा गेन हो रहा है, गेन हो रहा है नेगेटिव ओके, में। यहाँ पे हमारा जो गेन हो रहा है समझा। वो हो रहा है पॉजिटिव 0.685। एंड इफ यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस, द एंटायर आंसर चेंजेस, क्योंकि पहले मैं बोल रहा था कि अरे इक्विटी वाला वाला लेना चाहिए बिकॉज ये सारे
प्रॉब्लम्स है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि थियोरी है तो मैं थियोरी तुम्हें लिख दूंगा कि इन्होंने बोला है कि उसको मत चलो, वो कंसिडर करो, कंसिडर द शेयर प्राइस एज द बेस एंड उसके मुताबिक अपना लो डिसीजन। उसके हिसाब से समझा। ये चीज ना अगर ये लोग क्वेश्चन में थोड़ा और बताते ना कि वी हैव टू कंसिडर शेयर तो प्राइस एज द बेस, तो बेटर रहता। ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि भाई हमें पता नहीं चलेगा एग्जाम। भाई अब चेक करते हैं कि हमारा हम आंसर सही पी है कि नहीं। रेशो पॉइंट सिक्स करके का बेनिफिट। कहीं तो बोला रहेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ेंगे। जैसे टीईआरपी, ओके टीईआरपी को बेस रख के चलो, तो यहाँ पे अपन 6 ऐसा टीईआरपी रखते हैं, और ऊपर हमने आई अंडरस्टैंड ठीक है 6.25 should be the base in this case. However, in this case we have found our TERP. So in this case our TERP will be the base because this is our new market price. समझा। हमने जब ऊपर भी पी रेशियो के टाइम पे, जब हम यहाँ पे थे इन इक्विटी, हमने पी रेशियो फाइंड आउट किया था 6/EPS किया था, यू रिमेम्बर। तो इस केस में भी हमें टीईआरपी अपॉन को ईपीएस। हमारा बेस रख के चलना है। समझा। ओके, so फिर भी we went quite close to the solution. We just didn't know कि हमें बेस का रखना है। सिर्फ पी रेशो गलत है अपना। सिर्फ पी रेशियो गलत था, बट वही मेन था। सो लेट्स गो, कोई बात नहीं। Comment on your findings. Financing by debt is recommended as this leads to larger capital gains for shareholders. This recommendation could have been made on the basis of EPS values alone, as the price upon earnings ratio multiplier is the same for both financing choices. However, it is important to compare the share price arising from equity finance option with theoretical X rights share price rather than with कम राइट शेयर प्राइस। मतलब अपन ने अभी जो 6.25 के साथ किया था कंपेयर, वो नहीं करना है, 6 के साथ कंपेयर करके चलना है। न्यू वाले शेयर प्राइस में। Correct. The calculations for price assume that P ratio stays the same after the expansion. तो हम ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि we have assumed कि P ratio constant रहेगा। ठीक है, अब थियोरी बात। यस, चलो पढ़ो जरा। थ्योरी क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले थ्योरी बात। एक्सप्लेन एक्सप्लेन एंड एंड डिस्कस डिस्कस। द रिलेशनशिप। हाँ, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। बस ऐसा है ना, कुछ कुछ सीख लिया ना, खत्म, पूरा थ्योरी अपना हो जाएगा। बस वही है, तो बता अभी तेरे को आता ही है। Systematic, unsystematic risk. Systematic is diversified portfolio. Unsystematic is उल्टा बोला। Unsystematic risk is the risk that can be diversified with the help of that can be faded, or that can be removed with the help of diversification of the portfolio. It has been suggested that it is better to diversify or invest in 20 to 30 वो सिस्टमैटिक companies रिस्क है ना। in order to diversify। नहीं, वो unsystematic risk है। Systematic risk is the risk which we cannot diversify away। पढ़, Okay. ये देख, तू पढ़। With any investment, there is risk that the actual outcome may be different from expected or projected outcome. This risk can be reduced by holding several different investments, since different investments are affected to differing extent by changes in economic variables such as interest rate and inflation. The return from one investment may increase. For example, when the return in different investment decreases, holding a range of different investment is known as portfolio diversification. अरे लिखा ही नहीं ये लोग ने। आगे आगे। Experience shows that there is a limit to reduction in total risk that can be achieved as a result of portfolio diversification. The risk cannot be removed.
by portfolio diversification is called systematic risk. Exactly. It Exactly. represents risk. It represents risk relating to financial system as a whole that cannot be avoided by any company in which investment is made. This the risk can be removed through portfolio diversification. It's called unsystematic risk or specific risk. As it result to specific company in which investments are made. Experience has Experience shown. has shown that investing in shares between 20 and 30 companies is sufficient to eliminate almost all of the unsystematic risk for investment portfolio. Systematic risk contains both business and financial. A company with no debt finance faces business risk alone, while company with both equity and debt finance faces both business and financial risk. ये बस ना उल्टा बहुत हो गया। अच्छी लाइन है एक्चुअली। ये जो लास्ट है ना कि सिस्टमैटिक रिस्क, ये वाली लाइन मुझे बोलनी चाहिए थी कि सिस्टमैटिक रिस्क कंटेन्स बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क अलोन। द कंपनी दैट होल्ड्स नो डेट फाइनेंस फेसेस बिजनेस रिस्क अलोन। मतलब जो कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी फाइनेंस है वो सिर्फ बिजनेस रिस्क होल्ड करती है, और जिस कंपनी के पास दोनों रिस्क हैं वो कंपनी डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस दोनों होल्ड वो करती है। अनसिस्टमैटिक रिस्क रहेगा ना, जो दोनों है जिसके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक रिस्क कंटेन्स, देखना मैंने बोला सिस्टमैटिक रिस्क कंटेन्स बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क अलोन। द रिस्क दैट यू कैन डाइवर्सिफाई अवे इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, कि जिसको तू कम कर सकती है। वो एक श्लोक था, पता है, ऐसा सर ने बताया था। हम्म। बस वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द assumptions मेड बाय कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक है कि पढ़। द बेसिक assumption made by capital asset pricing model is that all the investors hold diversified portfolios। ये मैंने एक किया था। एक इन्वेस्टर। मैंने बाय हार्ट किया था कि it assumes that all the investments are in the same time horizon। ओके। और क्या था? टाइम हो रहा है। जब मैं पढ़ूंगा ना मेरे को परफेक्ट कैपिटल मार्केट। होगा ना कि मैं ये कैसे भूल गया। बोरोइंग एंड लेंडिंग एट रिस्क फ्री रेट, सीएपीएम। रिस्क फ्री आना ही चाहिए सीएपीएम अच्छे दिमाग। अच्छा, पढ़ ले। हम्म। तू पढ़ रहा है, मैं पढ़ूँ? मैं पढ़ता हूँ। द CAPM is based on several key assumptions. Investors hold diversified portfolios. While portfolio theory considers total risk, CAPM considers only systematic risk, as it makes assumption that all investors hold diversified portfolios. Investors will therefore only require क्वेश्चन। compensation for the systematic risk in their portfolios। क्या क्या? ये the CAPM considers only systematic risk as it makes the assumption that all investors hold diversified portfolio. हाँ। तो सिस्टमैटिक रिस्क में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ना। नहीं नहीं नहीं, CAPM considers only systematic risk, बराबर है। वो सिस्टमैटिक रिस्क को क्यों कंसिडर करता है? कि वो अज्यूम करता है कि एज इट। सारे, सुन तो, कि सारे इन्वेस्टर्स ने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होल्ड किए हुए होंगे। तो अब तू तेरा जरा कैपेम का वो फॉर्मूला याद कर। फॉर्मूला क्या था? रिस्क रिस्क फ्री फ्री प्लस रिटर्न इक्विटी प्लस बेटा। बीटा इक्विटी, ब्रैकेट ओपन, RM माइनस RF। वो अज्यूम करके चल रहा है कि उसके पास बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों है, लेकिन उसमें से वो कम हो रहा है। जो रिस्क है, क्या बोलते हैं वो, लाइक वो रिस्क जा रहा है, ऐसा। एलिमिनेट हो वो रहा है। डाइवर्सिफाई हो रहा है, ठीक है, ऐसा। फिर सिंगल पीरियड transaction horizon. In order to compare the returns on different assets such as shareholding, the CAPM assumes that all returns are over a standard single period transaction horizon, usually taken to be 1 year। ठीक है? Perfect capital परफेक्ट। market. The CAPM assumes a perfect capital market with no taxes, no transaction costs,
and perfect information freely available to all participants. Borrowing and lending at risk-free rate. The CAPM assumes that all investors can borrow and lend at the risk-free rate of return. This represents a minimum rate of return required by all investors and is one of the variables in the CAPM equation. CAPM.